So now we are starting with a new chapter and last chapter of our syllabus of costing. The name of the chapter is Standard Costing. अब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैसे अलग है उन चैप्टर्स से जो अब तक हमने किए हैं। अब तक हमने, अगर हम दोनों ही सेमेस्टर की बात करें कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, तो हमने कौन से चैप्टर्स किए हैं अब तक? तो भाई हमने किए हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, मटेरियल। ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हम कॉस्टिंग के कर चुके हैं और अब हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग उन सारे चैप्टर्स से अलग है क्योंकि वो सारे चैप्टर्स जो थे, चाहे प्रोसेस का हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का हो, चाहे ऑपरेटिंग का हो, ये सच में एक मेथड थे कॉस्टिंग के। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की मदद से हमने कॉस्टिंग फाइंड किया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की मदद से हमने कॉस्टिंग फाइंड किया, प्रोसेस कॉस्टिंग की मदद से हमने कॉस्टिंग फाइंड किया। वो सारे मेथड्स थे कॉस्ट फाइंड करने के। और अब जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वो कोई मेथड नहीं है कॉस्ट फाइंड करने का। उससे हमें कॉस्ट नहीं पता चलेगा जैसे कॉस्ट हमें पता चलता था बाकी सारे चैप्टर्स से। इस चैप्टर में हमें कॉस्ट नहीं पता चलेगा, इस चैप्टर में हमें पता चलेगा हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट। ये चैप्टर हमें कॉस्ट फाइंड करने में मदद नहीं करेगा, ये चैप्टर हमें कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। सो किसी चीज को बनाने का कॉस्ट हम ढूंढेंगे ऐसा नहीं है इस चैप्टर में। किसी चीज को बनाने में जो कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को कंट्रोल हम कैसे करें, ये सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में से। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कॉस्ट कंट्रोल अलग चीज है और कॉस्ट रिडक्शन अलग चीज है। वैसे थोड़ा सा सिनोनिमस लग रहा है वो सुनकर, जैसा कंट्रोल मतलब रिड्यूस ही करना ना, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों के इंटेंशन में डिफरेंस है। कॉस्ट रिडक्शन अलग चीज है और कॉस्ट कंट्रोल अलग चीज है। कॉस्ट रिडक्शन जो है ना वो थोड़ा नेगेटिव होता है। कॉस्ट रिडक्शन मतलब कुछ भी करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करो, चाहे क्वालिटी डिग्रेड होती हो तो हो, बस कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट पहले बहुत अच्छी क्वालिटी के आते थे और अब उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। कंपनी क्या कर रही है, कॉस्ट कट कर रही है। प्रोडक्ट को बनाने के पीछे जो मटेरियल यूज कर रही थी उसकी क्वालिटी थोड़ी लो कर दी ताकि वो मटेरियल सस्ते में मिलेगा तो बनाने का टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा। यह है कॉस्ट रिडक्शन। ये एक अच्छा अप्रोच नहीं है, इससे अफेक्ट होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी। कॉस्ट कंट्रोल अलग चीज है। कॉस्ट कंट्रोल में हमें कॉस्ट को इस तरह से कम करना है कि कॉस्ट कम भी हो जाए और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो भी खराब ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉस्ट कम भी हो जाए और प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसी थी वैसी ही रहे, वो डिग्रेड ना हो? तो ऐसा किया जा सकता है कैसे कि अगर आपका कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, आप कोई ऐसे खर्चे कर रहे हो जो खर्चे करने के बावजूद प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, वो खर्चे करना बंद कर दोगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब भी नहीं होगी। ऐसे खर्चे करना आपको बंद कर देना चाहिए, फालतू खर्चे। तो आप क्या कर रहे हो, वेस्टेजेस ढूंढोगे और उन वेस्टेजेस को अवॉइड करोगे, उन फालतू खर्चों को अवॉइड करोगे। उससे कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। और क्या कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हो कि आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है जिस वेंडर के पास से, आप दूसरे वेंडर भी ढूंढो जो आपको सेम क्वालिटी का रॉ मटेरियल दे लेकिन प्राइस थोड़ी कम चार्ज करे आपसे। वो तो आपको सस्ता तो मिल रहा है लेकिन मटेरियल का क्वालिटी सेम टू सेम है, उससे भी आपका कॉस्ट कम होगा और क्वालिटी खराब नहीं होगा। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कॉस्ट रिडक्शन और
कॉस्ट कंट्रोल के बीच में। इसको बंद करना। अंडरस्टूड। सो कॉस्ट कंट्रोल जो है पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से किया जाता है, वो करना बहुत जरूरी है, करना भी चाहिए, कोई गलत काम नहीं है। आप आपका बेफिजूल खर्चा जो है वो बचा रहे हो ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो खराब नहीं कर रहे हो, तो ये तो करना ही चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये चैप्टर हमें मदद करेगा कॉस्ट रिडक्शन में कि कॉस्ट कंट्रोल में? कॉस्ट कंट्रोल में, याद रखना। इज इट क्लियर? अभी हमारा जो एक्सपेंस लगता है, कॉस्ट लगता है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट? कोई भी चीज को बनाते हैं तो हमारा कॉस्ट लगता है किन चीजों के पीछे? तो मेन दो चीजें, मटेरियल और लेबर, जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो कॉस्ट हमारा लगता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम ओवरहेड्स बोलते हैं। तो कॉस्ट हमारा लगता है डायरेक्ट एक्सपेंस में भी और ओवरहेड्स में भी। और हमको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है, और ओवरहेड्स में जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं हमें उसको भी कंट्रोल करना है। अब इस चैप्टर में दोनों ही तरह के कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में हमें सिखाया गया है। हम डायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल में रखें वो भी इस चैप्टर में है, और ओवरहेड्स को कैसे कंट्रोल में रखें वो भी इस चैप्टर में है। लेकिन अभी एसवाई बीकॉम में सिलेबस में आपको ओवरहेड्स का पार्ट नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे चेक में रखा जाए, कंट्रोल में रखा जाए। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में मेन कौन से एक्सपेंस है? मटेरियल और लेबर। तो आपको इस चैप्टर में दो ही तरह के कॉस्ट को कंट्रोल करने के बारे में सीखना है। मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें और लेबर कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें। तो फॉर्मूला भी ये दो कॉस्ट के बारे में ही होगी, मटेरियल के बारे में और लेबर के बारे में। और ये दो अलग पार्ट होगा चैप्टर का, मटेरियल और लेबर। तो हम फॉर्मूला सीखेंगे पहले मटेरियल का, ठीक है? तो इस चैप्टर में हमें वेरायंसेस फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे? वेरायंसेस, मटेरियल के वेरायंसेस और लेबर के वेरायंसेस। ये फॉर्मूला रख के, वैल्यू रख के जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा, वो आंसर या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, दोनों आ सकता है। अगर प्लस में आंसर आए तो आपको लास्ट में लिखना है फेवरेबल। अगर प्लस में आंसर आए तो लास्ट में आपको लिखना है फेवरेबल, और माइनस में आंसर आए तो आपको लास्ट में लिखना है अनफेवरेबल। मतलब ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, हमारा कॉस्ट जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा लग रहा है, तो ही तो अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो हम क्या क्या फाइंड करेंगे? मटेरियल के वेरायंसेस और लेबर के वेरायंसेस। तो पहले हम फॉर्मूला सीखेंगे मटेरियल के वेरायंसेस की। अब मटेरियल के वेरायंसेस के अंदर आपको तीन वेरायंसेस सीखना है। मटेरियल के अंदर तीन वेरायंसेस। सीपीयू, कंप्यूटर की मेमोरी को सीपीयू बोलते, पता है? सीपीयू। तो वैसे ही मटेरियल में भी सीपीयू है। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस एंड यू फॉर यूसेज। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस एंड यू फॉर यूसेज। तो आप मटेरियल के कितने वेरायंसेस सीखने वाले हो? तीन। मटेरियल कॉस्ट वेरायंस, मटेरियल प्राइस वेरायंस, मटेरियल यूसेज वेरायंस। और ये तीनों की फॉर्मूला अलग अलग है। अब आपको ये वेरायंसेस फाइंड करने के लिए चार चीजें पता होनी जरूरी है। किसी भी चीज को जब हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कि जैसा हमने पहले से सोच रखा था चीजें वैसी होनी चाहिए।
तो हमने पहले एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि भाई हमें यहां पहुंचना है, दिस इज द स्टैंडर्ड, देन यू विल work to achieve this standard. So you have started working and you are constantly trying to reach up to this standard. You are working. Now for a point you will stop there to check whether you are going according to your standard or not, to check कि अब तक मैं चल रहा हूं वो जैसे प्लान किया था वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चेक करने पे आपको पता चलेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे हूं या हट गया हूं। आपको ये पता चलेगा तो यू विल टेक द करेक्टिव एक्शंस, आप कोई ना कोई एक्शन लोगे और उस स्टैंडर्ड पे आने की कोशिश करोगे। तो जब भी कंट्रोल वर्ड आता है ना, तो ये चीज आपके माइंड में आना चाहिए कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो कंट्रोल का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंसेस करना, रुककर अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को मेजर करना कि मैं जहां पर होना चाहिए मुझे वहां पर मैं पहुंच गया हूं कि नहीं, या जैसे मुझे चलना चाहिए वैसे मैं चल रहा हूं कि नहीं। अगर चल रहे हो तो वेल एंड गुड, चलते रहो। अगर नहीं चल रहे हो, अपने स्टैंडर्ड के नीचे हो, तो फिर आपको कोई ना कोई चेंजेस लाना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव मेजर्स, है ना। तो याद रखना, जब भी कंट्रोल होगा तो एक स्टैंडर्ड होगा और एक्चुअल होगा। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो वैसे ही जब हम मटेरियल के वेरिएंसेस फाइंड करेंगे, क्यों करेंगे? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल मतलब दो चीजें, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो आपको टोटल 4 चीजें पता होनी चाहिए। मटेरियल की क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। वैसे ही प्राइस भी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। ये 4 चीजें पता होगी तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली आंसर लेकर आ जाओगे एंड यू गेट मार्क्स वेरी इजीली। तो कौन सी 4 चीजें पता होनी चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। ये 4 चीजें अगर आपको पता हो तो फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे समझ लेना। तो एज फार एज मटेरियल वेरिएंसेस इज कंसर्न्ड, मटेरियल वेरिएंसेस में फर्स्ट आपको क्या, फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला मत रखना सम में। पहले 4 चीजें डिटरमाइन करनी पड़ेगी, आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कौन सी 4 चीजें? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए। ये चारों चीजें मान लो आपको पता चल गई, फिर बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको कहा मटेरियल के कितने वेरिएंसेस है? 3। सीपीयू, मटेरियल, कोई भी अभी लिखेगा नहीं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आप इसको वेरिएंस बोलोगे तो भी चलेगा, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और ये तीनों की फॉर्मूला है, जिसमें सबसे सिंपल और इजी टू रिमेंबर पहली फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड इंटू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इंटू एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में, फिर बाहर माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड वेरी इजी टू रिमेंबर। ये दोनों थोड़ा समझ के सोच के करना पड़ेगा आपको, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब आपको थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए। वेरिएंस मतलब वैरायटी, वेरिएंस मतलब, और वैरायटी मतलब अलग अलग, सेम नहीं, वैरायटी अलग अलग, है ना। तो
वेरायंस मतलब वेराइटी अलग अलग है। क्या अलग अलग है? प्राइस अलग अलग है। क्या अलग अलग है? तो ब्रैकेट में प्राइस रखना है, कौन सा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। याद रहेगा? वेरायंस मतलब वेराइटी, वेराइटी मीन्स डिफरेंट, अलग अलग। क्या अलग अलग है? प्राइस, तो ब्रैकेट में प्राइस को रखना है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब ब्रैकेट में अगर आपने प्राइस दिखा है तो ब्रैकेट के बाहर तो क्वांटिटी आएगा। ब्रैकेट में अगर आपने क्या दिखाया है? प्राइस, तो ब्रैकेट के बाहर तो प्राइस नहीं आ सकता है, क्या आएगा? क्वांटिटी आएगा। और बाहर याद रखने का एक्चुअल क्वांटिटी है। क्वांटिटी दो है ना, एक्चुअल और स्टैंडर्ड, तो बाहर कौन सा क्वांटिटी आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी है। अंडरस्टूड? वैसे ही आपको फॉर्मूला लिखना है मटेरियल यूसेज वेरायंस। यूसेज का मतलब होता है आप क्या चीज का यूज करते हो? क्वांटिटी का ना। आपने यूज किया क्या? क्वांटिटी। वेरायंस मतलब वेराइटी, वेराइटी मतलब अलग अलग। क्या अलग अलग है? क्वांटिटी। क्या अलग अलग है? क्वांटिटी, तो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब अगर ब्रैकेट में क्वांटिटी आ गया है तो बाहर क्वांटिटी नहीं आ सकता है, क्या आएगा? प्राइस आएगा। पर याद रखना प्राइस का अपना टशन होता है, वो कभी भी एक्चुअल नहीं, उसका स्टैंडर्ड ही अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन खाली याद रखने के लिए। तो प्राइस का स्टैंडर्ड अपना अलग ही है। वो प्रोडक्ट खरीदूंगा कि नहीं डिपेंड करता है उसकी प्राइस पे, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। हर इंसान सबसे पहले क्या देखता है? प्राइस देखता है, उसका अपना अलग स्टैंडर्ड है। प्राइस कभी एक्चुअल नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा? क्वांटिटी का उतना स्टैंडर्ड नहीं है, वो एक्चुअल रहेगा। इज दैट क्लियर? आई होप इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू रिमेंबर इट। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये तीन फॉर्मूला है बस एज फार एज मटीरियल वेरायंसेस आर कंसर्न। सीपीयू मटेरियल कॉस्ट वेरायंस, मटेरियल प्राइस वेरायंस एंड मटेरियल यूजेज वेरायंस। कॉस्ट में सिंपल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरायंस में वेरायंस यानी अलग अलग। क्या अलग अलग है? प्राइस मतलब ब्रैकेट में प्राइस आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ब्रैकेट में अगर प्राइस आया तो बाहर प्राइस नहीं आ सकता है, क्या आएगा? और क्वांटिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो एक्चुअल आएगा। वैसे ही वेरायंसेस यानी अलग अलग। क्या अलग अलग है? यूसेज यानी क्वांटिटी। क्वांटिटी अलग अलग है तो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ब्रैकेट में क्वांटिटी है तो बाहर क्वांटिटी नहीं आ सकता है, क्या आएगा? प्राइस। और प्राइस का अपना एक अलग स्टैंडर्ड। अंडरस्टूड? तो जैसे मटेरियल के वेरायंसेस सीखे, वैसे ही लेबर के वेरायंसेस। मैंने कहा था ना दो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, मटेरियल और तो लेबर का सीखना बाकी है। इतनी जगह है, पहली बात ये देखना पड़ेगा हमारे पास। ओके, वी हैव दिस मच स्पेस। सो इतने में हम सीख लेंगे लेबर वेरायंसेस। लेबर वेरायंसेस लेबर के पीछे पैसा खर्च करते हो, जैसे मटेरियल के पीछे करते हो, लेबर के पीछे करते हो, वो खर्चे को भी आपको कंट्रोल करना है। इसका भी फॉर्मूला है तीन, इसके भी तीन फॉर्मूला है। वो तीनों फॉर्मूला को यूज करके जो आंसर आएगा वो या तो प्लस में आएगा, या तो प्लस में आया तो फेवरेबल, मतलब जो खर्चा कर रहे हो अंडर कंट्रोल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आया तो अनफेवरेबल, मतलब आपका खर्चा जितना होना चाहिए उससे कंट्रोल करने की जरूरत है। मटेरियल की आप क्वांटिटी के हिसाब से पैसा देते हो। मटेरियल जब आप खरीदते हो तो किसके हिसाब से पैसा पे करते हो? क्वांटिटी। इसलिए मटेरियल के अंदर क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। लेबर में आप क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट नहीं करते हो, कितने आवर्स वो काम कर रहा है उसके हिसाब से आप उसको पे करते हो, है ना? तो वर्कर्स होगा, उसको वेजेस आपको देना है, तो क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ी, कितने आवर्स उसने काम किया उसके हिसाब से। 5 आवर काम किया है तो 5 आवर के हिसाब से, 7 आवर काम किया है तो यहां पे
स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होगा, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स होगा, क्वांटिटी की जगह आवर्स बस। तो यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स होगा, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स, और आवर्स के हिसाब से आप पेमेंट करोगे, प्राइस पे करोगे। पर प्राइस जैसे शब्द इसमें यूज नहीं होते, रेट यूज होता है, रेट। यहां पे प्राइस यूज हुआ था ना, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, यहां पे स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, बाकी सब सेम है, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। तो अगर आपको लेबर के वेरिएंसेस फाइंड करने हो तो ये चार वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ये आवर्स में होगा और ये रेट यानी रुपीस में होगा। रेट यानी 5 रुपीज पर आवर, 9 रुपीज पर आवर, इसको रेट बोलते हैं। ये चार वैल्यूज अगर आपको पता हो तो आप लेबर वेरिएंसेस फाइंड कर सकते हो। लेबर वेरिएंसेस वैसे तो देखो, वैसे तो ये भी चार है और यहां पे भी चार है, पर चार में से हमारे में तीन ही आता है खाली बीकॉम में। तो आप लेबर के अंदर लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, कितने प्रकार की वेरिएंसेस आपकी है? वैसे चार है, लेकिन हम सिर्फ कितना सीखने वाले? तीन। कोई भी आंसर को आप क्या कर लेते हो? रट लेते हो। और रटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूं, क्रैम कर लेना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रैम, क्रैम, CREM, क्रैम। तो अभी चार वर्ड हो गए ना सर, तो CREM, और ये तो कितने हैं सिर्फ? हाँ, तो तीन पहले यूज कर लो, ठीक है। CRE, C फॉर कॉस्ट, R फॉर रेट और E फॉर एफिशिएंसी। तो हम तीन वेरिएंस फाइंड करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। यहां कंप्यूटर का CPU और यहां आपकी रटने की आदत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्रैम। उसके पहले तीन लेटर ले लो, CRE, C फॉर कॉस्ट, R फॉर रेट एंड E फॉर एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। तीनों की फॉर्मूला जिसमें से पहली तो इजी होती है, सिंपल सी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। उधर देख के भी कर सकते हो, दोनों सेम ही, बस क्वांटिटी को आवर बोलना, प्राइस को रेट बोलना। स्टैंडर्ड क्या? स्टैंडर्ड एक्चुअल के साथ एक्चुअल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। ये दो में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी ज्यादा नहीं। वेरिएंस मतलब अलग अलग, और क्या अलग अलग है? रेट। तो रेट अलग अलग है तो ब्रैकेट में रेट आएगा, ब्रैकेट में रेट आएगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब अगर ब्रैकेट में रेट आया है तो बाहर रेट तो नहीं आ सकता है, तो रेट नहीं आएगा तो क्या आएगा? आवर। पर आवर का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो क्या आएगा? एक्चुअल आवर आएगा। जैसे यहां क्वांटिटी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। इज दैट क्लियर? वैसे इसकी फॉर्मूला वेरिएंस यानी अलग अलग, एफिशिएंसी यानी आवर्स, कितने आवर्स काम करने की एफिशिएंसी उसकी। तो अलग अलग क्या है? आवर्स। जो अलग अलग होता है वो ब्रैकेट में आता है, तो ब्रैकेट में आवर्स आएगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अब ब्रैकेट में आवर्स आया तो बाहर आवर तो नहीं आ सकता है, क्या आएगा? रेट, और रेट का अपना एक अलग स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड रेट। आई होप आपको फॉर्मूला लर्न अभी हो गई होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बस तो चैप्टर हो गया, और क्या, कर लेना खुद। नहीं, फॉर्मूला में कोई डाउट है? कुछ पूछना है किसी को? चलिए, silence please. So now we will do sums from the question bank that we have given to you. हमने जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया है उसमें से हम सम्स करेंगे। नंबर 1 आपको अभी सेंड किया था, उसमें से नंबर 1। साइलेंस प्लीज नाउ। नंबर 1,
अभी यहां पे आपको डिटेल दी है टेबल के अंदर, और डिटेल में आपको क्वांटिटी और प्राइस दो रो दे दिए। क्वांटिटी के सामने 200 केजी और 240 केजी दिख रहा होगा। 200 केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ऊपर स्टैंडर्ड लिखा है, दिख रहा है? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 केजी और एक्चुअल क्वांटिटी 240 केजी। उसी के नीचे प्राइस है, तो स्टैंडर्ड वाला स्टैंडर्ड प्राइस ₹2 पर केजी और एक्चुअल प्राइस ₹1.75 पर केजी। और क्या फाइंड करना है? टेबल के ऊपर लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मटेरियल वेरायंसेस। मटेरियल वेरायंसेस कितने वेरायंसेस होते हैं मटेरियल के? 3। वैसे 4 होते हैं पर हमारे में 3 है। सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरायंस, सीपीयू ना, कॉस्ट प्राइस और यूसेज। तो पहले मटेरियल कॉस्ट वेरायंस, जिसकी फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 200 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 2, actual quantity is 240 into actual price is 1.75. Here 400 minus 420, so answer माइनस में आएगा ना, so -20 माइनस में है तो u लिखना है, सिर्फ u और कुछ नहीं, पूरा नहीं लिखना है अनफेवरेबल, सिर्फ u अनफेवरेबल, दैट्स इट। हो गया ये मटेरियल कॉस्ट वेरायंस। अब सी के बाद पी, मटेरियल प्राइस वेरायंस। वेरायंस यानी अलग अलग है। क्या अलग अलग है? प्राइस अलग अलग है। जो अलग अलग होता है ब्रैकेट में आता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब ब्रैकेट में प्राइस है तो बाहर क्वांटिटी आएगा, और क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल आता है। एक्चुअल क्वांटिटी है 240, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 2 है माइनस एक्चुअल प्राइस 1.75, सो 240 इंटू 0.25, सो आंसर इज 60 प्लस में है, इसके लिए मतलब प्राइस के लिए अगर बात करें तो सिचुएशन कैसी है? फेवरेबल है, प्राइस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, फेवरेबल सिचुएशन। अब लास्ट है मटेरियल यूसेज वेरायंस। मटेरियल यूसेज वेरायंस, सो वेरायंस मींस अलग अलग है क्या? क्वांटिटी, यूसेज यानी क्वांटिटी, जो अलग अलग होता है ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब बाहर प्राइस आएगा, प्राइस का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड प्राइस है 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 240, सो 2 और ब्रैकेट में -40 आएगा, सो आंसर इज -80। क्योंकि माइनस में आया, यू लिखना है अनफेवरेबल। सम नंबर 1 इज ओवर। एनी डाउट इन सम नंबर 1? सम नंबर 2 नाउ, फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना। फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज रिवील्ड दैट 3 kg of material is needed at ₹2 per kg to produce 1 unit of product। देखो याद रखना, यहां पे प्रोडक्ट अलग चीज है और मटेरियल अलग चीज है। प्रोडक्ट तो फाइनल फिनिश गुड्स है, और उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए क्या यूज होता है? मटेरियल। और हमारा चैप्टर प्रोडक्ट को लेकर है कि मटेरियल को लेकर? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल। या मटेरियल कितना चाहिए उसके बारे में डिटेल लिखी है कि अगर आपको 1 यूनिट बनाना हो प्रोडक्ट का, एक सिंगल यूनिट, तो कितने किलो मटेरियल चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 3 kg ऑफ मटेरियल इज नीडेड
कितना किलो मटेरियल चाहिए? 3 किलो। क्या रुपए में चाहिए बाद में देखेंगे। 3 किलो मटेरियल चाहिए। 3 kg ऑफ मटेरियल इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का एक सिंगल यूनिट बनाना है तो हमारा कितना मटेरियल यूज होगा? 3 kg। ये स्टैंडर्ड दिया है। क्या दिया है? स्टैंडर्ड। ध्यान देना, फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, सिर्फ 1 यूनिट बनाना हो प्रोडक्ट का, सिर्फ 1 यूनिट, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल कितना चाहिए? 3 kg। तो आप कहोगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो दे दिया है सर, दे दिया है, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना चाहिए वो दिया है। पर हम हकीकत में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या? एक ही यूनिट बना रहे हैं क्या? नहीं। कितने यूनिट बना रहे? ढूंढो, कितने कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं हम? लिखा है ऐसा, ड्यूरिंग मार्च 2018 when 200 units were produced. So for producing कितने यूनिट्स? 200 units of product, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हाउ मच? अब मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिलेगा। मुझे 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाने का स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए मैं एक्चुअली कितना प्रोडक्ट बना रहा हूं उसका। तो अब मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिलेगा 200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 1, यानी 600 kg। ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। अब उसी लाइन में प्राइस लिखा था, जो मैंने कहा प्राइस में अभी इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, कितना? 2, वो अपना स्टैंडर्ड प्राइस है। कौन सा प्राइस है? तो स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया ₹2 पर kg। मुझे चाहिए क्वांटिटी kg की, और इसका प्राइस क्या है? 1 kg का ₹2। अब आगे एक्चुअल का दिया होगा, क्या लिखा है? 620 kg ऑफ मटेरियल वर यूज्ड। हमारा कितना मटेरियल यूज हुआ सच में? देखो, होना कितना चाहिए था स्टैंडर्ड? हमने सोचा था 600, और एक्चुअली कितना हुआ? उससे ज्यादा, 620। तो एक्चुअल क्वांटिटी तो यूज हो गया 620 kg। एक्चुअल प्राइस क्या दिया है? ₹1.80 पर kg। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो हमेशा एक दूसरे के करीब करीब होगा। देखो ये 600 620 कितना करीब है। एक्चुअल क्वांटिटी 620 और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यूज होना चाहिए था 3 किलो पर यूज हो गया 620 किलो। इतना फर्क होता है क्या कभी? तो कभी आप गलती से स्टैंडर्ड क्वांटिटी को 3 ले लोगे ना, तो इस तरह से चेक करने पर पता चल जाएगा और खुद को एक मारोगे। एग्जैक्टली। तो थोड़ा दिमाग खोलकर सम करना, डिफरेंस तो होता है जो सोचा उसमें और जो हकीकत में हुआ, पर इतना बड़ा थोड़ी होता है यार, 3 का 620। एग्जैक्टली। वैसे ही सेम होगा कि आप प्राइस आसपास में होगा। सोचा था कितना होगा प्राइस मटेरियल का? ₹2 पर kg, पर कितना हुआ? ₹1.80। अंडरस्टूड? अब तो फॉर्मूला, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मटेरियल। देखो ये 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला रख के वैल्यू रखना इज नॉट अ बिग थिंग, वो तो बहुत आसान हो गया। ये 4 चीजें फाइंड करना सही तरीके से बहुत जरूरी है, और यही चैलेंजिंग रहेगा इस चैप्टर में आपके लिए। फॉर्मूला तो हर सम में करोगे तो एक आदत हो जाएगी, यूज्ड टू हो जाओगे आप। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सीपीयू ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 600 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस इज 2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इज 620, एक्चुअल प्राइस इज 1.80। यहां पे 1200 माइनस, बोलो 1116 माइनस करो 84। फेवरेबल, प्लस में आया है, फेवरेबल। वैसे ही मटेरियल सी के बाद पी ना, प्राइस वेरिएंस, अलग अलग प्राइस है तो ब्रैकेट में प्राइस आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस।
ब्रैकेट में प्राइस है तो बाहर क्वांटिटी और वो एक्चुअल क्वांटिटी आता है। एक्चुअल क्वांटिटी इज 620, स्टैंडर्ड प्राइस 2 माइनस एक्चुअल प्राइस 1.80, सो 620 इंटू 0.20 बोलो 124, ये भी प्लस में आया तो फेवरेबल है। अब मटेरियल यूसेज वेरायंस, यूसेज यानी क्वांटिटी, तो अलग अलग वेराइटी अलग अलग है, क्वांटिटी तो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो बाहर प्राइस आएगा, प्राइस तो अपना स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस यहां पर दिया है क्वेश्चन में 2, स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 600 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 620, सो 2 इंटू माइनस 20, सो माइनस 40, ये आ गया अपना अनफेवरेबल। क्वांटिटी का तो अनफेवरेबल आने ही वाला था, मुझे पता था। उसका रीजन है कि यही मैंने सोचा था 600 किलो में बन जाना चाहिए मेरा प्रोडक्ट। कितने बनाने मुझे? 200 यूनिट। कितने किलो में बन जाना चाहिए? 600, लेकिन माल थोड़ा ज्यादा लग गया, 600 की जगह 620, तो लास्ट वाला तो माइनस में आना था। अंडरस्टूड और नॉट? एनी डाउट टिल हियर? बस यहां स्टॉप करेंगे, दैट्स इट।